नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और जिस भी क्वेश्चन में ज़रूरत होंगे एक्सप्लेनेशन का, वहाँ पर पूरी डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबका तैयारी चल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन भी किए हैं, उनको सारा नोट्स भी मिल चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारा कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं उसी समय आपको सारा नोट्स मिल जाता है और कुछ क्लासेज हुआ है वो भी मिल जाते हैं और डेली जो क्लासेज होते हैं, डेली आपको क्लास का लिंक जो आप लोगों का ग्रुप चलते हैं उसके माध्यम से मिल जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। सारा इन्फॉर्मेशन भी बहाली का मिलते रहते हैं आप लोगों को, तो एक भी क्लास मिस नहीं करिएगा। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार अगर आपको जॉब करना है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे बुखार आता है जिसमें कि बहुत पेन होते हैं शरीर में, मतलब कि पूरे बॉडी में मांसपेशिया के अंदर हड्डी तक भी दर्द करने लगता है। उसी को क्या कहा जाता है, तो ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। और ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसको डेंगू बुखार के नाम से भी जानते हैं। डेंगू के कारण ये बुखार होते हैं। और डेंगू कैसे होते हैं, तो एडीज नामक मच्छर के काटने से डेंगू होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको डिटेल्स में बताया भी है पिछले कुछ क्लास में, आज भी हम आपको समझा दिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग नहीं है। कुछ रोग का नाम दिया है और पूछ रहा है कि वो श्वसन संबंधित रोग या श्वसन तंत्र का रोग नहीं है। श्वसन तंत्र का रोग जो श्वसन संबंधित जो सांस क्रिया में सहायक है या उसमें जो रोग होता है वही होंगे, जैसे निमोनिया सब होते हैं। तो इस टाइप का तो वही पूछ रहा है कि आपका कि श्वसन तंत्र का रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र का ही रोग है। क्षय रोग भी श्वसन तंत्र संबंधित है। स्वाइन फ्लू भी है। पीलिया श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु बैक्टीरिया जनित है, मतलब कि जीवाणु बैक्टीरिया से फैलते हैं एवं श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 रोग दिया गया है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है एवं श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। पहला है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है तपेदिक रोग, तीसरा है आपका स्वाइन फ्लू, चौथा है खसरा। तो कौन सा रोग है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो आपका तपेदिक रोग जो है वो श्वसन तंत्र को क्या करता है, तो प्रभावित करते हैं। मतलब कि तपेदिक में जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु जनित रोग है जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हालांकि निम्न में से कौन सा वाहन जनित है, मतलब कि फैलता है, जैसे क्या एक से दूसरे में फैलता है, तो वही कह रहा है कि वाहन जनित रोग इसमें से कौन से है। पहला है पीलिया, दूसरा है हैजा, तीसरा है टेटनस, चौथा है कालाजार। तो क्या होगा, तो वाहक जनित है, मतलब कि एक से दूसरे में जो फैल सकते हैं, जा सकते हैं। तो वाहक जनित रोग कौन सा है, तो वाहक जनित रोग कालाजार होता है। क्या होता है, कालाजार वाहक जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया को लेकर है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो ये तो पता है आपका कि मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलते हैं, लेकिन इसमें दिया है कि वायरस, प्रोटोजोआ, हुकवर्म या सभी। तो किसके द्वारा, तो मलेरिया रोग जो है वो फैलते हैं आपको किसके द्वारा, तो ये आपका प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हैंसन रोग कौन सा है। कह रहा है कि हैंसन रोग जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन से हैं। जैसे पहला है कुष्ठ रोग, दूसरा है क्षय, तीसरा है मलेरिया, चौथा है आंतीय ज्वर। तो हैंसन रोग जो है वो कौन सा है,
तो ये कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा अंतर गर्भाशयी जो आईयूडी होता है उसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स में आपको बताए थे। ये एक गर्भ निरोधक होते हैं, उपकरण कह सकते हैं, जो कि लगाए जाते हैं वजीना के माध्यम से, सर्विक्स में लगाया जाता है। और ये मतलब कि गर्भ निरोधक साधन है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। इसका फिगर भी हमने समझाए थे, इस पर एक क्लास पूरी थ्योरी में लिए थे, तो वो क्लास आप लोग देखे होंगे। और वो सारा कुछ दिन ही पहले लिए थे, 3 से 4 रोज पहले वो क्लास लिए हुए थे, तो उसका आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरी डिटेल्स में बताया है, और जो नहीं किए हैं वो ज्वाइन करने पर आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये होता है अंतर गर्भाशयी आईयूडी जो गर्भ निरोधक साधन है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन से हैं, 4 ऑप्शन है। तो यूटी मतलब कि टी शेप का होता है, तो उसको CUT भी कह सकते हैं, मतलब कि कॉपर टी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि टी शेप का उसमें लगा रहता है, इस तरीके से था लगा हुआ था ना, ऐसे रहता है। तो हमने वो फिगर भी आपको दिखा रखे थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है। प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोधक साधन नहीं है। पहला है ब्रीस्टिंग फीडिंग, दूसरा है सेफ पीरियड, तीसरा है एब्सटिनेंस, चौथा है LNG20। तो इसमें से कौन कह रहा है कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधक नहीं है। तो ये आपका प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन में नहीं आता है। तो ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आईओडी के बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा किए हैं, और उसका चर्चा एक बार और मिडवाइफरी टॉपिक में भी होगा, क्योंकि वो मेनली आईओडी उसी टॉपिक का है, और इसमें भी पूछ दिया है, तो भी हमने आपको वहाँ पर डिटेल्स में बता रखे हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक साधन यौन रोग से भी रक्षा करता है। जैसे है निरोध, डायफ्राम, लिपस लूप या सभी। तो कौन है गर्भ निरोधक साधन जो यौन रोग से भी रक्षा करते हैं। ये आपका नाम ही उसका है निरोधक, क्या निरोध जो है वो क्या करते हैं, तो गर्भ निरोधक साधन के साथ साथ यौन रोग से भी रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आईयूडी से है वो सब इनसे रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन ये यौन रोग से भी रक्षा प्रदान करते हैं। क्या है उसका नाम, निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा अस्थाई गर्भ निरोधक साधन नहीं है। मतलब कि टेम्प्रोरी है, अस्थाई नहीं है। जैसे आईयूडी सब है तो कुछ वर्षों के लिए अस्थाई ही माना जाता है। यहाँ पे दिया है कि NSV या मिनी लैप या ट्यूब लेगिनेशन या वेजिनल रिंग। तो इसमें से क्या कौन सा गर्भ निरोधक है जो परमानेंट नहीं होंगे। तो ये आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। वेजिनल रिंग जो है तो वो परमानेंटली नहीं, टेम्प्रोरली यूज कर सकते हैं गर्भ निरोधक के रूप में, लेकिन ये परमानेंटली नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कॉन्डम हो गया। ये सब क्या है, तो मतलब कि परमानेंटली नहीं होते हैं गर्भ निरोधक। अगला है कि माला डी, क्या है, माला डी के दुष्प्रभाव हो सकते हैं क्या। माला डी के दुष्प्रभाव से क्या होते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि माला डी के दुष्प्रभाव से क्या हो सकता है। सिर दर्द, स्तनों में खिंचाव या वजन का बढ़ना या ये सभी। तो माला डी के दुष्प्रभाव से ये सभी हो सकते हैं। सिर दर्द भी होंगे, स्तनों का खिंचाव भी होगा, वजन का बढ़ना भी होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा क्या कह रहा है।
आईपीएल क्या है, क्या कह रहा है, आईपीएल क्या होते हैं, इसको क्या चीज़ मतलब कि क्या नाम से बोला जाता है। जैसे फर्स्ट आपका दिया गया है कि पोस्ट क्वार्टल कॉन्ट्रैक्टिव पील, तो इसका नाम क्या है, पोस्ट क्वार्टल कॉन्ट्रैक्टिव पील। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि अपगर स्कोरिंग क्या है, अपगर स्कोरिंग में कौन सा स्कोर सामान्य रहता है, मतलब अपगर स्कोरिंग का कितना स्कोर सामान्य माना जाता है या कितना सामान्य नॉर्मली होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे 0 से 3 दिया है, या 8 से 10 दिए हैं, या 3 से 6 है, 5 से 8 है, तो कितना होते हैं, तो ये आपका 8 से 10 जो स्कोरिंग होते हैं वो आपका अपगर स्कोरिंग में सामान्य स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया क्या है, पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है। पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का इनमें से कौन भाग नहीं है, नर्सिंग का निदान, नियंत्रण, योजना या आकलन। तो पारिवारिक नर्सिंग प्रक्रिया का भाग इसमें से कौन नहीं होगा, तो यह आपका नियंत्रण इसका भाग नहीं होगा। नर्सिंग का निदान भी होगा, योजना भी होगा, आकलन भी होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया का भाग नियंत्रण नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 से 9 सप्ताह तक के गर्भ को कहते हैं क्या। तो 2 से 9 सप्ताह तक के गर्भ को भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2 से 9 सप्ताह तक जो गर्भ धारण रहते हैं उसको भ्रूण के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि भ्रूण कितने दिनों तक रहता है, उसके बाद उसका नाम बदल जाता है। 2 से 9 सप्ताह तक का जो गर्भ धारण होता है ना उसको भ्रूण कहा जाता है। अगला है सबसे समान, कह रहा है कि जो सबसे नॉर्मल होता है तो उस सबसे समान जो प्रेजेंटेशन है वो कौन से हैं, ये आपको पूछ रहे हैं। जैसे कि शोल्डर, सेफेलिक, पोडालिक या ऑल ऑफ दिस, तो क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये जो केफालिक होते हैं वो सबसे सामान्य क्या होता है, तो मतलब कि प्रेजेंटेशन होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हैं और कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को लगभग ये टॉपिक का कुछ और सवाल बच जाएंगे, नहीं तो हम लोगों का लगभग क्वेश्चन हो जाएगा। और जो सवाल इसका कुछ बचेंगे उसको भी हम लोग कर लेंगे, नहीं तो नए टॉपिक के बाद भी उसको कर लेंगे। वैसे बहुत लंबा चैप्टर था, इसलिए हम लोगों को इस टॉपिक को समाप्त करने में थोड़ा सा समय भी लगा। और सब जो बीच बीच में कोई टॉपिक आता है वो सब छोटा छोटा टॉपिक रहता है, तो वो सब तुरंत समाप्त हो जाता है। ये सब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसलिए इस सब टॉपिक में थोड़ा सा समय भी लगता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है आंगनवाड़ी केंद्र में, विद्यालय में, गृह मुलाकात में या इन सभी में। तो स्वास्थ्य का जो देखभाल प्रदान किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये तो आंगनवाड़ी में भी, आंगनवाड़ी केंद्र में भी किया जाता है, विद्यालय में भी किया जाता है। स्वास्थ्य का देखभाल विद्यालय में, गृह मुलाकात के दौरान भी किए जाते हैं। तो ये मतलब कि जैसे कि एक क्वेश्चन था कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कौन सा मतलब कि कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो जैसे यही 3 ऑप्शन रहता था। एक चौथा क्या था, तो जहाँ पर आंदोलन सब हो रहा है तो वो सब था, तो वो तो नहीं होंगे, और बाकी ये सब तो उसके क्षेत्र में आते थे। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है, तो वो आंगनवाड़ी केंद्र में भी हो सकते हैं, विद्यालय भी हो सकते हैं, गृह मुलाकात भी हो सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा रोग परीक्षण के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री नहीं है। कह रहे कि इनमें से कौन से रोग परीक्षण के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री नहीं है। पहला है स्टेथोस्कोप, दूसरा है रक्त राब या दाब मापी, यहाँ पर दाब लिखिए, दाब मापी, रक्त दाब मापी, चौथा है थर्मामीटर, तीसरा है थर्मामीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग परीक्षण के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री नहीं है, मतलब कि नहीं पूछ रहा है। तो स्टेथोस्कोप तो आता है दिल के धड़कन को माप करने के लिए, रक्त दाब मापी भी यूज किया जाता है रोग परीक्षण में, थर्मामीटर भी किए जाते हैं, जनरली सब करते हैं थर्मामीटर का फीवर सबको मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए। थर्मामीटर और टेम्परेचर से रिगार्डिंग हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल्स में चर्चा किए थे, उसका फॉर्मूला भी बताए थे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट सब में कैसे बदलने हैं। तो इसलिए आप सबको क्लास में जुड़े रहना अनिवार्य रहता है, क्योंकि पिछला सारा क्वेश्चन कनेक्टेड रहते हैं। अगर क्लास में जुड़े रहते हैं तो जहाँ पर बताएंगे, अगर वो क्लास छूटा भी है तो वो आपके पास रहेगा, तो उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ये सभी तो उसमें यूज आता ही है, रोग के परीक्षण में आता ही है मतलब कि, लेकिन आपको पूछ रहा था कि कौन सा सामग्री यूज में नहीं आता है, तो इनमें से कोई नहीं, ये सब तो आता ही है। अगला गृह मुलाकात के दौरान निम्न में से किस पर अधिक जोर देना चाहिए, मूल्यांकन पर, अवलोकन, आकलन या इन सभी पर। तो किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, तो इन सभी पर, मूल्यांकन पर भी देना चाहिए और अवलोकन पर भी देना चाहिए, आकलन पर भी। तो इसलिए क्या हो जाए आपका इन सभी पर, मतलब कि जो आपका यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो इन तीनों पर मुख्य रूप से जोर देने चाहिए गृह मुलाकात के दौरान। गृह मुलाकात तो आप लोग समझते हैं, बहुत डिटेल्स में बताए भी हैं। गृह मुलाकात मतलब कि आपके रोग के बारे में जानने के लिए, उसके निदान के लिए घर घर जाकर पता करते हैं, तो वही गृह मुलाकात होते हैं। बहुत बार जब आप लोग ड्यूटी में जाइएगा तो भेजा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लिनिक क्या कर रहा है, क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य क्या है। अनुवर्ती उपचार, परामर्श, रोग पहचान करना या इन सभी। तो क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य जो होते हैं वो ये सभी होते हैं, अनुवर्ती उपचार भी होते हैं, परामर्श भी होते हैं, रोग पहचान करना भी होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब कि क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य है अनुवर्ती उपचार भी, परामर्श भी, रोग पहचान करना भी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी क्लिनिक से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि क्लिनिक में नर्स का कार्य क्या होता है। क्लिनिक तो आप लोग जाने, लेकिन वहाँ पर नर्स का कार्य क्या होता है। स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सक के आदेशों के अनुसार अनुसरण करना, मतलब कि स्वास्थ्य का शिक्षा या चिकित्सक के आदेशों के अनुसरण करना भी, रोग पंजीकरण या इनमें से सभी। तो क्लिनिक में नर्स का काम क्या होता है, तो ये सभी नर्स के ही काम है। स्वास्थ्य शिक्षा भी और जो चिकित्सक के द्वारा, जो डॉक्टर्स के द्वारा आदेश दिए जाएंगे उसका अनुसरण करना, रोगों का पंजीकरण करना, तो ये सब एक नर्स का कार्य क्षेत्र में ही आते हैं। उसका कार्य भी है क्लिनिक कार्य में। तो अब आप लोग जैसे जॉब करिएगा, जाइएगा, तो क्लिनिक के किसी क्लिनिक में लगाया जाएगा, तो जिस भी सेंटर पर लगाया जाए तो वहाँ पर आपको स्वास्थ्य शिक्षा पर भी सारी कार्य करने होंगे। जो भी आपका जो सीनियर डॉक्टर्स होंगे तो वो अगर आपको आदेश देते हैं तो उसका अनुसरण भी करना पड़ेगा आपको, रोगी का पंजीकरण भी करना पड़ेगा आप ही को। तो ये सब आप ही का कार्य होता है। उसके बाद कुछ दिन आप लोग कुछ वर्षों तक वर्क करने के बाद एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो और भी अच्छे जो डॉक्टर लेवल का वर्क होता है वो भी कुछ कुछ कार्य आप लोगों को दिए जाते हैं जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो
और बहुत सारे कैंडिडेट जो क्लास में रहते हैं वो संविदा पर कहीं जॉब भी करते हैं, तो उन सबको और भी बेहतर पता है कि क्या सब कार्य किए जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग को 25 क्वेश्चन हो चुका आज, लगभग 25 क्वेश्चन देख लिए, इस लगा के 25 हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ज़्यादा में आप लोग का उतना ही क्वेश्चन होना चाहिए जितना आपको अच्छा से रिवाइज कर सके, पढ़ सके। कह रहा कि हृदयघात हार्ट अटैक रोगी को कहाँ रेफर करने की आवश्यकता होती है। जो हार्ट अटैक वाले जो रोगी होते हैं उसको कहाँ पर रेफर करने की आवश्यकता होती है। हृदय रोग चिकित्सालय में, ट्रोमा सेंटर में, या जिला चिकित्सालय में, या स्नायु रोग चिकित्सालय में। तो इसको कहाँ पर रेफर किए जाते हैं, तो इन्हें हृदय रोग चिकित्सालय में, अगर हार्ट अटैक आया तो हृदय रोग चिकित्सा में ही जाएगा, तो इसको हृदय रोग चिकित्सालय में ही रेफर किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का 25 क्वेश्चन आज हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का भी कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब ये टॉपिक ज़्यादा नहीं चलेगा, इसके बाद हम लोग को नया टॉपिक आ जाएगा। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कर चुके हैं, तो इसके आगे के क्लासेज में हम लोगों का जो भी इसके आगे का कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग नए टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे। और इसलिए जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। तो आपको सारा जो भी क्लासेज हो रहे हैं वो क्लासेज मिलते रहेंगे, नोट्स मिल जाएगा, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होते चलेंगे, जिससे कि आप इस बार एग्ज़ाम निकाल सके और जॉब ले सके। और भी आगे की जो इन्फॉर्मेशन रहता है वैकेंसी का, उसकी भी जानकारी आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।